हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मंदिरत्ता। डीपी में हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जा रहे हैं, 01 एप्सैक। सबसे ज्यादा डीपी में अगर कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो वो ये है। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो करेंगे। उससे पहले है कि नैपसैक में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, एक है 01 नैपसैक, एक है अनबाउंडेड अनबाउंडेड नैपसैक, एक है फ्रैक्शनल। ठीक है, नैपसैक का मतलब होता है कि सिंपली एक बैग। ठीक है, तो जैसे ये बैग बना दिया। ठीक है, डॉलर साइन सही नहीं बना। तो जैसे बैग बना दिया, हमें क्या है कि हमारे पास एक नैपसैक है, बैग है, और क्या है कि हमारे पास वेट्स है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो नैपसैक है, बैग है, इसकी कैपेसिटी होगी W। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में ये चीज सेम होगी। ठीक है, हमें क्या है कि कुछ आइटम्स दी होंगी और उसका कुछ वेट। ठीक है, ऐसे समझ लो कि आपके पास कोई ये चीज है, इसका वेट है मेरे पास 3 और इसकी वैल्यू है मेरे पास 4। ठीक है, अगली चीज है, उसका मेरा वेट है 2 एंड उसकी वैल्यू है 8। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास कुछ वैल्यूज दी होंगी और उसका वेट दिया होगा। हमें क्या है करना है कि इस नैपसैक में ये वाली जो है, ठीक है, ये जितने भी आइटम्स है, इसमें से कई आइटम्स नैपसैक में डालनी है ताकि उसका वेट जो हमें गिवन वेट है उससे एक्सीड ना करे और वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन से है वेट का, कि जैसे समेशन ऑफ वेट, जो भी मैं आइटम चूज करूंगा वो लेस देन इक्वल्स टू W होना चाहिए। और क्या है कि ये कॉन्स्टेंट को यूज करते हुए मेरे को क्या करना था, मैक्सिमाइज वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमाइज वैल्यू इन नैपसैक, कि इसमें कितनी वैल्यूज आ सकती है मैक्सिमम। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ये 01 नैपसैक है, 0 और 1 मींस कोई बीच का रास्ता नहीं है, या चूज करो या ना चूज करो। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास 5 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और मेरे पास जैसे वेट दिया 9, तो मैं क्या है कि कुछ एलिमेंट्स बीच में चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये 3 चूज किए, तो इन तीनों को मिला के मेरा वेट क्या बन गया, 6 और 9। ठीक है, 9 बन गया, तो मेरे को भी 9 या उससे कम ही चाहिए था, तो ये ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या हुई, इन सभी को ऐड कर दो, 12 प्लस 10 22, तो वैल्यू आ गई मेरी 22। और देखते हैं कुछ और मैं बना सकता हूं, इसको रब करके ये भी ले सकता हूं। तो इसका वेट क्या होगा, ये 3 आइटम्स का, तो ये हो गया वेट 7 और वैल्यू इसकी कितनी होगी 21। बट क्या है कि ये कम है, तो 22, मतलब ये 3 आइटम जब हम चूज करें फर्स्ट 3, तो मेरा बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 01 एप्सैक। मींस या तो हमने ये वाली आइटम चूज की या ये वाली आइटम नहीं चूज की। ठीक है, और अनबाउंडेड में क्या है कि सेम चीज मैं बार बार भी ले सकता हूँ। ठीक है, कि मेरे को लग रहा है कि ये जो 2 वेट वाली है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो क्या है कि मैं इसको ही 4 बार ले लू। अगर इसको मैंने 4 बार ले लिया, ठीक है, तो मेरा वेट क्या बन गया, इसको 4 बार ले लिया और इसको 1 बार ले लिया। ठीक है, तो मेरा वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 4 32, 4 बार ले लिया प्लस 3 35। तो ये मेरी बन गई अनबाउंडेड नैपसैक। ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है कि मैं किसी चीज का पार्ट भी ले सकता हूं। ठीक है, कि जैसे मैं कह दूं कि मेरे को लग रहा है कि यही सबसे बेस्ट आइटम है, तो क्या है कि मैं इसी आइटम से 9 वेट बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसके 4.5 पार्ट्स ले लूंगा, मतलब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो 4.5 पार्ट्स इसके ले लिए, तो वेट मेरा बन गया 9 और वैल्यू क्या बन गई 8 इंटू 4.5, तो क्या हो गया 36, तो वैल्यू 36 आई मेरी। तो ये मेरे तीनों तरह के नैपसैक हो गए। ठीक है, अब क्या है कि सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में होती है कि नैपसैक को हम डीपी समझ लेते हैं कि नैपसैक आ गया तो डीपी आ गई। नैपसैक इज ए पार्ट ऑफ डीपी, नॉट एग्जैक्टली डीपी। तो ये जैसे डीपी है, तो नैपसैक उसका एक पार्ट है। नैपसैक में बेसिक प्रिंसिपल है इंक्लूड एक्सक्लूड, और आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हो चॉइस। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ आइटम्स ही होंगी और क्या है कि मेरे को चूज करना है कि इसमें से कौन कौन सी चूज करूं ताकि मेरे को बेस्ट रहे। ठीक है, तो ये चॉइस बेस्ड है, बट जरूरी नहीं है कि हर डीपी प्रॉब्लम चॉइस बेस्ड हो, हर डीपी प्रॉब्लम में इंक्लूड एक्सक्लूड लगे। जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चंस कराए थे, उसमें क्या था कि जैसे एक मैंने क्वेश्चन कराया था रेंज 2D, मतलब मेरे पास क्या था, एक 2D रेक्टेंगल दिया था, तो उसमें से कुछ वैल्यूज थी और मेरे को क्या था, रैंडमली कोई एक रेक्टेंगल दिया होगा,
मेरे को बताना है कि उस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है उसका सम क्या है, जैसे 2 1 4 3 कुछ भी, मतलब ऐसे मेरे को अलग अलग क्वेरीज दी होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोई मेरा इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं लग रहा। उसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा था, आई एम डिवाइडेड दिस पार्ट, कि मेरे को पूरे का सम चाहिए ना, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ ये पूरे का। इस पे मेरी अलग वीडियो वो देख सकते हो कि मतलब आई कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, दिस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या है कि मतलब उसमें इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं लग रहा था। बेसिकली मैं क्या कर रहा था कि बट इन सबका कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा था, पहले ये सारा कैलकुलेटेड था मेरे पास रिजल्ट, फिर उसमें से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया। तो अब देख लेना, वो इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं है। तो ये सबसे पहले ध्यान में बैठाने की, डीपी में नैपसैक एक पार्ट है, कंप्लीट पार्ट। तो नैपसैक बेस्ड है इंक्लूड एक्सक्लूड पे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंक्लूड एक्सक्लूड की किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, और क्या है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अब क्या है कि इंक्लूड एक्सक्लूड प्रॉब्लम्स का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। या तो आपको डायरेक्टली उस फॉर्म में दिया होगा या आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। मेरे पास एक कंस्ट्रेंट होगा टारगेट का, जैसे टारगेट या वेट कंस्ट्रेंट होगा मेरे पास टारगेट का या वेट का या सम का, कुछ भी। मतलब क्या है कि मेरे को इसमें क्या था कि मेरे को वेट, इतना ही वेट था मेरे पास, अपर लिमिट थी कि मेरे पास वेट इससे ज्यादा नहीं हो सकता आइटम्स का, ठीक है। और मेरे पास टारगेट था कि मेरा टारगेट है टू रीच 10 टू रीच 12, ठीक है। कोई टारगेट दिया होगा कि मेरे को इतना ही रीच करना है। इसमें क्या था कि चाहे मैं आइटम्स ऐसे चूज कर लूं कि उसका वेट, समेशन ऑफ जो वेट है वो लेस देन डब्ल्यू हो तो भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे को इक्वल टू वेट बनाना है। कई क्वेश्चंस में मेरे पास होगा कि समेशन ऑफ जो एलिमेंट्स है वो इक्वल टू मेरे को टारगेट बनाना है। इसमें था कि लेस देन इक्वल टू, इसमें था इक्वल टू। और कई क्वेश्चंस में हो सकता है कि मेरे को और भी तरह से होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास एलिमेंट्स हैं सबसेट सम, ठीक है। मेरे को क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इंक्लूड एक्सक्लूड तक पहुंच पाते हैं। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में ताकि ईच सबसेट का जो सम है वो इक्वल हो, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा इजी ले लेता हूँ जिसमें बन जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो मैं क्या करूंगा, एक को इधर डाल दिया, दूसरे को इधर डाल दिया, मतलब 2 3 इधर डाल दिया, 1 4 इधर डाल दिया। अब क्या है कि इसका सम 5 है, इसका सम 5 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को नैपसैक की फॉर्म में कैसे लेके आए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि देखो मेरे को क्या था, टोटल मैं सम निकालू, मेरे को पता है कि इसका सम, देखो इसका सम कितना आ रहा है 10। मेरे को पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि दोनों का सम सेम है, तो इधर 5 5 आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इसका और सम होता 11 होता 13 होता कुछ भी होता, ठीक है, तो क्या है कि मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता, वो तो सीधा फिर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। बट अगर इसका सम 5 आ गया तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम बच गई कि मेरे को क्या है कि सिर्फ 5 फाइंड करना है। मतलब मेरे पास क्या बन गया, टारगेट मेरा था 5, कि मेरे को जैसे इसमें था वेट, इसमें था टारगेट, मतलब इसमें था कि समेशन ऑफ वेट था ना जो, वो लेस देन 9 बनाना था इस केस में। बट क्या थे, इसमें एग्जैक्टली 5 बनाना है, क्योंकि एग्जैक्टली 5 बनेगा तो क्या है कि अगला भी 5 बनेगा ना। तो इसमें क्या है कि समेशन ऑफ, इसको हम वेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कि मतलब मेरे पास टारगेट है 5, तो मेरे को इन सबको मिला के 5 बनाना है, तो इसमें कह सकता हूँ मैं समेशन ऑफ वेट इक्वल टू 5। इसमें एग्जैक्टली 5 था, तो इसमें भी फिर मैं क्या है कि डिसाइड करूंगा कि मेरे को 1 लेने के नहीं, मेरे को 2 लेने के नहीं, मेरे को 3 लेने के नहीं, मेरे को 4 लेने के नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले देख लिया 1, मैंने 1 ले लिया, फिर मैंने 2 2 नहीं लिया, 3 नहीं लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो क्या है कि इसका टारगेट सम 5 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ एलिमेंट चूज करके 5 है, तो बाकी जो बच गए उनका भी 5 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम डीपली हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। इस पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है कि इंक्लूड एक्सक्लूड प्रॉब्लम आपको पता चल गई कि कैसे आइडेंटिफाई करनी है और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप इस वे में, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट दिया होगा टारगेट वेट सम, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हो तो इंक्लूड एक्सक्लूड किए, और क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ एरे या एलिमेंट्स दिए होंगे मेरे को, ठीक है। एलिमेंट्स दिए होंगे, उनको मिला के मेरे को ये सब बनाना है, ठीक है। तो ये मेरी नैपसैक की प्रॉब्लम है। तो नैपसैक
0 1 आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर तो कहा है कि डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड तो 0 1 है, अगर कहा है कि डुप्लीकेट्स अलाउड है तो वो अनबाउंडेड नैपसैक है। फ्रैक्शनल नैपसैक भी है बट वो ग्रीडी में है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ग्रीडी में जब बनाऊंगा तब करेंगे। अब क्या है कि मेरे को तो पता चल गया कि ये इंक्लूड एक्सक्लूड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या है कि मेरे को बस ये डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सी चीज को इंक्लूड करना है, कौन सी चीज को नहीं। अब अगर मैं ब्रूट फोर्स सोचूं, बिल्कुल ब्रूट फोर्स, ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड की ब्रूट फोर्स क्या होती है? देखो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2। इस एलिमेंट के पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ठीक है, 2 चॉइसेस है। तो क्या है कि मैं सारे सबसेट्स बना सकता हूँ। आई कैन ट्राई एवरी डिफरेंट सबसेट। शुरू में क्या था कि मेरे पास जैसे एम्प्टी था, अभी मैंने कोई आइटम नहीं ली, ठीक है, तो मैंने हर एलिमेंट पे डिसाइड करना शुरू कर दिया कि 3 को लूं या ना लूं, ठीक है। तो अगर मैंने 3 को ले लिया, इसकी वैल्यू थी 0, मैं इधर डिनोट करूँ तो वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने 3 को ले लिया तो वैल्यू बन गई 4। तो दूसरी चॉइस है कि मैं 3 को ना लूं, दूसरी चॉइस है 3 को ना लूं, ठीक है। मैंने 3 पे डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद मैं 2 पे डिसाइड करूंगा। मतलब एक मैं मेथड बता रहा हूं कि आई कैन ट्राई एवरी डिफरेंट सबसेट, ठीक है। एक तरह से मेरे को सबसेट ही तो फाइंड करना है, तो सबसेट सारे मैं फाइंड कर लूंगा, तो उसमें मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सबसेट है जो ये कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, ठीक है। जो कंस्ट्रेंट को फॉलो करे तो उसमें देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू किसमें आ रही है। तो मैंने 3 पे डिसाइड कर लिया था, मैं 2 पे डिसाइड करूंगा। तो 2 पे भी मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं इंक्लूड करूं या एक्सक्लूड करूं 2 को, ठीक है। 2 था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 को अगर मैंने इंक्लूड किया तो मेरी वैल्यू क्या बन गई? 4 + 8 12, ठीक है। इधर मैं वेट लिख देता हूँ, ये वैल्यू, ये वेट, ये वाली वैल्यू है, ये वेट है, ठीक है। वेट 3 था, इधर वेट इसका 5 था। अगर मैंने नहीं इंक्लूड किया तो ये ऐसे ही रह गया। सिमिलरली हियर, तो मैं 2 को इंक्लूड कर सकता था, और 2 को इंक्लूड कर दिया तो मेरा वेट वैल्यू क्या थी मेरी? 8, वेट 2, ठीक है। 2 को नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वैसे ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो नीचे नीचे जाता जाएगा। आप समझ गए हो ना कि मतलब कैसे आई कैन ट्राई एवरी डिफरेंट सबसेट, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं एक बताता हूँ, 3 2 4 है, ठीक है। तो इसका बन गया 9, और इधर इसके लेफ्ट पे क्या हो गया? वैल्यू कितनी होगी मेरी? 22। अब क्या है कि इसके लेफ्ट में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि अब इसके लेफ्ट में क्या था? मेरा इंक्लूड था। तो इंक्लूड मैंने जब 1 को किया, 3 2 4 एंड 1, तो उसका जो वेट है वो 10 बन गया। बट मेरे को वेट कंस्ट्रेंट देखना था, ठीक है। तो इस स्टेप पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस स्टेप पे मैंने देख लिया कि 18 है, तो मैं क्या है कि ऐसे ऐसे जा सकता हूँ, और जो मेरा एंड में मैक्सिमम आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी? ऑफ 2n, क्योंकि हर पार्ट पे मेरे 2 एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब डबल हो रहे हैं। इस पार्ट पे मेरे क्या था? 2 एलिमेंट्स थे, नेक्स्ट पे जाके मेरे 4 हो गए, एंड में करते करते 2n बन जाएंगे, क्योंकि हम हर एलिमेंट के लिए चॉइस कर रहे हैं। तो काफी इनफिजिबल सॉल्यूशन है, सो वी हैव टू वर्क फॉर ए बेटर सॉल्यूशन। काम हम यही करेंगे, बट क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रही है कि नहीं। इसमें शायद कर रही है क्या? कोई देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स कैसे ओवरलैप करेंगी? जब 2 एग्जैक्टली सेम चीजें, मतलब मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरे पास 3 एलिमेंट होते, 3 2 2, तो मैंने क्या किया था? पहले चूज किया 3, और इधर चॉइस की कि नहीं लेना, ठीक है। इसको ये मैं सिर्फ इंक्लूड करूंगा। फिर मैंने चॉइस ली 3 के बाद 2 लेना है, फिर मैंने चॉइस की 3 के बाद 2 नहीं लेना। फिर ये दूसरा 2 आ गया, एक 2 पे डिसाइड कर लिया था, अभी नेक्स्ट 2 आ गया। तो अब इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि 2 लेना है, इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया 2 नहीं लेना, ठीक है। तो इसके लेफ्ट पे मैंने डिसाइड किया 2 लेना है, राइट पे डिसाइड किया 2 नहीं लेना। तो अब क्या कि ये वाली प्रॉब्लम और ये वाली, देखो दोनों ही आइडेंटिकल होगी। तो इसके नीचे जितना भी अभी आगे ट्री बनेगा, इसके नीचे भी जितना ट्री बनेगा, वो सारा सेम है। तो 2 बार कैलकुलेशन हो रही है। तो अब मेरे को पता चल गया कि इंक्लूड एक्सक्लूड मेरे को करके मेरे को सारे सबसेट बना के ट्राई करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें रेपिटेशन हो रही है, ओवरलैप हो रही है प्रॉब्लम्स, तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अब बस डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें पता चल गया। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब हमें पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए?
रेकरेंस रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, रिकर्शन ही तो है, बट क्या है कि हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं कि जैसे ये हम रिकर्शन चला रहे थे, हम सॉल्व ऐसे ही करेंगे, बट क्या है कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग जो जो प्रॉब्लम सेम है उसको बार बार कैलकुलेट करने की बजाय हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया तो मैं इधर सेव कर लूंगा, फिर जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो मेरे को दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, तो मेरे को क्या है कि रिकर्सिव रिलेशन बनाना है। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ छोटी प्रॉब्लम बनाना है। ठीक है, कि ये जो मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी इनको छोटी प्रॉब्लम सोल्व कर करके सॉल्व करना है। तो मेरे को सबसे पहले रेकरेंस रिलेशन देखना है और साथ में बेस कंडीशंस। बेस कंडीशन इसलिए क्योंकि कोई स्मॉल इनपुट तो होगा जहां पे हम उसको डिवाइड ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर मेरे मान लो कि जैसे वेट मेरा 0 होता, मतलब मेरा बैग का वेट ही नहीं है, मैं उसमें कुछ डाल ही नहीं सकता, तो क्या है कि उस प्रॉब्लम को मैं डिवाइड नहीं कर सकता आगे प्रॉब्लम से। मैं सीधा कह सकता हूँ कि अगर वेट 0 है इसका मतलब क्या है कि बैग में कुछ डाल ही नहीं सकता, कुछ डाल ही नहीं सकता तो मेरा वैल्यू हमेशा ही 0 बनेगी। ठीक है, और बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है, मेरे पास खाली एरे दी है, मेरे पास बैग तो है बट उसमें डालने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मेरी आइटम्स 0 है, आइटम्स मेरी अगर 0 है तब भी उस केस में कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि बैग में मैंने कुछ डाला ही नहीं है। तो ये बेस कंडीशंस है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है क्योंकि रिकर्शन में बेस कंडीशन हम लगाते हैं क्योंकि जब हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी में डिवाइड करते हैं तो किसी पॉइंट पे आके तो उसे स्टॉप करना है ना, तो ये स्टॉपिंग पॉइंट होगा उसका। ठीक है, तो ये दो बेस कंडीशन होगी, इसके बाद में और भी डिस्कस करेंगे। अब मेरे को क्या है कि रिकर्सिव रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब क्या था मेरे पास हर एलिमेंट पे क्या था चॉइस, इंक्लूड की, सेकंड थी एक्सक्लूड की। ठीक है, मेरे को बताइए या तो आइटम ने इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि फ्रॉम ए गिवन स्टेट, ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट पे हूं तो या तो क्या है कि जो मैं करंट एलिमेंट पे डिसाइड कर रहा हूं उसे इंक्लूड करूंगा या उसे एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, दो ही चॉइसेस थी मेरे पास, इंक्लूड या एक्सक्लूड। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे पास एक गिवन प्रॉब्लम को डिवाइड करने के दो रास्ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या है कि दो सब प्रॉब्लम्स में उसे डिवाइड कर सकता हूँ, या तो इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके। अब वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मान लो मैंने मेरे फंक्शन का नेम है नैपसैक। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज अच्छी, तो मेरी प्रॉब्लम है नैपसैक। ठीक है, अब क्या है कि ये किस किस पे डिपेंड करती है नैपसैक। ठीक है, अब क्या था कि हम देखेंगे कि नैपसैक किस किस पॉइंट पे मतलब किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हमें क्या था कि एक पॉइंट पे डिसीजन लेना था। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास अभी n एलिमेंट्स थे और उनसे मेरे को मिला के बनाना था w वेट। तो क्या था जब मैं इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहा हूं किसी एलिमेंट पे, ठीक है, तो मैंने क्या था जैसे मेरे पास ये 5 एलिमेंट थे, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ 3 2 4 1 6। मेरे को ये 5 एलिमेंट को यूज करके मेरे को कितना बनाना था चीजें, मतलब कितना वेट बनाना था 9। ठीक है, अब क्या था मैं किसी एक एलिमेंट पे डिसीजन लूंगा कि मेरे को किसी एक एलिमेंट के बारे में सोचना है कि मेरे को उसको इंक्लूड करना है कि नहीं। ठीक है, तो वो मैं शुरू में भी कर सकता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे डिसीजन ले लूं, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि मैं ये इस पॉइंट पे ये कह सकता हूँ कि मैं लास्ट एलिमेंट को देख रहा हूँ कि 6 को इंक्लूड करना है कि नहीं। तो दो रास्ते, या तो 6 को इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो। अगर मैंने 6 को इंक्लूड कर दिया तो मेरा बाकी सेट क्या बच जाएगा, 3 2 4 1, क्योंकि एक बार 6 को इंक्लूड कर लिया तो दोबारा मैं 6 नहीं देखूंगा। तो क्या था मेरी प्रॉब्लम जो 5 एलिमेंट की थी वो रिड्यूस होगी 4 एलिमेंट्स में। बट अब मेरे को 9 नहीं बनाना, अब मेरे को 3 बनाना है। ठीक है, अगर मैंने एक्सक्लूड कर दिया कि मेरे को 6 लेना ही नहीं है तो क्या था मेरी प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 4 एलिमेंट्स। ठीक है, बट बनाना मेरे को अभी भी 9 ही है क्योंकि मैंने 6 इंक्लूड नहीं किया। तो क्या कि जैसे ही मैं एलिमेंट इंक्लूड करूंगा मैं उसका वेट कैलकुलेट करता जाऊंगा कि इस पॉइंट में जो मेरा वेट है, आंसर है, वो 6 का था 15, तो इस पॉइंट पे मेरा आंसर अभी 15 है, इस पॉइंट पे मेरा आंसर अभी 0 है क्योंकि मैंने अभी कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिसाइड कर रहा हूँ 3 के लिए कि मेरे को 3 को इंक्लूड करने के नहीं। तो 3 को अगर इंक्लूड किया तो मेरे पास
जो बाकी सेट बचा वो मेरे पास क्या बचा, 2, 4, 1 एंड 6। और क्या था, 3 की जो वैल्यू थी 4, और क्या था वेट बाकी कितना बच गया 6। अगर मैंने एक्सक्लूड किया तो वैल्यू तो कोई नहीं आई क्योंकि मैंने इंक्लूड ही नहीं किया कोई एलिमेंट। और बाकी क्या बच गया, ठीक है ये बच गया विद वेट 9। तो मैं कुछ भी कर सकता था, बट मोस्टली क्या आता है कि ये वाला फिजिबल रहता है, ठीक है। क्योंकि है कि हमेशा अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो जो मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बन रहा है, तो इसमें क्या था, स्टार्ट तो मेरा 0 से ही है, बट एंडिंग क्या है कि कम होती जा रही है। इसमें क्या है कि एंडिंग सेम है बट स्टार्ट आगे आगे बढ़ता जा रहा है। बट ये काफी सही रहता है क्योंकि हम एन को डिक्रीमेंट कर देते हैं तो सीधा ही साइज कम हो गया। इसमें क्या है कि हमें स्टार्ट को हर बार इंक्रीमेंट करना होगा, जैसे मर्जी ठीक लगे। तो हम इस वे में देखते हैं। तो इसको हम अगर हम देखें कि कैसे रिप्रेजेंट करें वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो क्या हो गया मेरा, मान लो कि मेरा फंक्शन है नैपसैक। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो है कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने इधर 5 एलिमेंट है, इधर 4 हो गए, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा था, वेट कितना है, ठीक है। जैसे इधर वेट था 9, तो इसको मैं W से लिख देता हूँ। तो अब क्या था, ये जो सब प्रॉब्लम है डिवाइड हो रही थी 2 प्रॉब्लम्स में। ये प्रॉब्लम क्या है तो ये भी नैपसैक की, बट इसमें अब n की जगह n-1 एलिमेंट्स है। देखो इसमें भी n-1 एलिमेंट्स है, इसमें भी है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमने डिसाइड कर लिया कि 6 को लेना है नहीं, ठीक है। दोबारा 6 के बारे में सोचना नहीं। तो क्या हो गया, एक एलिमेंट मेरा कम हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, ये वाली थी मेरी, ये सब प्रॉब्लम थी इंक्लूड, ये थी एक्सक्लूड, ठीक है। इंक्लूड वाली में क्या था, मैंने एलिमेंट्स को इंक्लूड किया, तो एलिमेंट्स को इंक्लूड किया तो मेरा वेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये n एलिमेंट से, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो गया, n-1, ठीक है। तो मेरा वेट क्या हो गया, वेट माइनस वेट ऑफ n-1, ठीक है। और राइट सब प्रॉब्लम मेरी क्या होगी, नैपसैक ऑफ वेट n-1 और वेट उतने का उतना ही, ठीक है। इसमें वेट कम हो गया, मतलब मैंने एलिमेंट को यूज किया है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है इस पॉइंट पे मैं एक वेरिएबल रखूंगा जहां पे मतलब स्टोर करते जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने देख लेना कि मेरा इधर से रिजल्ट ज्यादा आ रहा है कि इधर से, ठीक है। तो मैं अगर मेरा इधर से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है उसमें मैं ऐड करूंगा वैल्यू ऑफ n-1, ठीक है। क्योंकि क्या था, मैंने इधर इंक्लूड किया था, तो अगर मैंने वेट कम किया तो मतलब मैंने एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया, तो उसकी वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो या तो मेरा ये आंसर, तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वेट उतना ही रहा, मैंने एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया, तो इसका आंसर ज्यादा आएगा या इसका, ठीक है। एक वैल्यू यहां से आएगी, एक यहां से, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आई सिंपली रिड्यूस्ड इट इनटू 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें मेरे को पता था कि इन दोनों में मेरा रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। तो मेरे को क्या कि डीपी लगानी पड़ेगी। तो अब क्या कि नैपसैक की प्रॉब्लम में मैं दोनों से कराऊंगा, टॉप डाउन भी बॉटम अप भी, ठीक है। इस वीडियो में हम करेंगे मेमोराइजेशन से, विच इज कंफ्यूज हो जाता हूँ टॉप डाउन बॉटम अप में। मेमोराइजेशन होती है मेरे को बड़ी, मतलब बड़ी प्रॉब्लम को जब हम छोटी में करते हैं रिकर्शन में तो वो टॉप डाउन में, हाँ। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप डाउन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो करेंगे बॉटम अप पे, ठीक है। टॉप डाउन मतलब क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम से छोटी पे बनाई, ये टॉप है ये डाउन, ठीक है। टॉप डाउन से करेंगे। इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। तो मेरे पास रेफरेंस रिलेशन आ गया, ठीक है। बेस केसेस क्या बनेगी, ठीक है। बेस केसेस, इसमें मेरी बेस केस क्या बनेगी जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, कि अगर मेरा बैग है उसका वेट मेरा 0 है, तो मेरे पास आइटम्स जितनी मर्जी हो उसकी कोरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज हो, ठीक है। मेरा वेट 0 में कुछ इंक्लूड ही नहीं कर सकता, तो सीधा ही उसका आंसर क्या आ जाएगा, बेस केस, कि अगर मेरा वेट 0 को इक्वल है तो रिटर्न 0, मतलब। और क्या था कि अगर मेरा वेट तो है, जैसे मान लो वेट मेरा 60 है बट इधर कुछ नहीं है, ये खाली है, तो मेरे पास बैग तो है बट उसमें डालने के लिए कुछ नहीं है, तो भी उसकी कुछ वैल्यू नहीं बनेगी। तो अगर मैं क्या करूं, n 0 है, ठीक है। n डिनोट्स नंबर ऑफ आइटम्स, तो n 0 है, तो भी मेरा क्या है कि कुछ आंसर नहीं आएगा, रिटर्न 0।
अब क्या है कि इन दोनों को मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली ये एक स्टेटमेंट कह सकता हूँ, अगर मेरा वेट 0 के इक्वल है या n 0 के इक्वल है, आई शुड रिटर्न 0। तो ये मेरी बन गई बेस कंडीशन। इन दोनों को हटाते हैं, दोनों काम हो गए मेरे। डीपी में जो भी करना होता है, ठीक है, रेकरेंस रिलेशन एंड बेस कंडीशन, ठीक है, दोनों मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये मेरी बेस कंडीशन होगी, एक तो ठीक है बहुत बोलता हूँ, ये मेरी हो गई बेस कंडीशन, ये हो गया मेरा रेकरेंस रिलेशन। इसके बाद हम इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। एक बार ये दोनों चीजें आ गई तो हम आसानी से कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आसानी से कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है नहीं बोलना। इसमें हम क्या करेंगे, नैपसैक प्रॉब्लम है तो नाम भी नैपसैक रख देते हैं। तो नैपसैक में दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर ऑफ n और एक वेट, टोटल वेट। बाकी चीजें भी है इसमें, जैसे कि मेरे पास एरे दिया होगा, वैल्यूज का, और मेरे पास एरे दिया होगा वेट का, और मेरे पास मैंने डीपी टेबल बनानी है स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है नहीं बोलना। रिकर्सिव रिलेशन पहले बना लेते हैं, उसके बाद में इसे डीपी में कन्वर्ट करेंगे। ये अभी मैं नहीं इंक्लूड कर रहा क्योंकि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बाकी चीजें कांस्टेंट रह रही है। तो इसमें भी क्या है कि वो चीजें कांस्टेंट रह रही थी ना, कि जो मेरा एरे था वेट का वैल्यू का इसमें है, वो भी इसमें है, तो मैं क्या है कि ज्यादा जो स्यूडो कोड लिख रहा हूँ उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, तो वो आप जब कोड करोगे तो वो आप ऐड कर सकते हो चीजें। तो रिटर्न टाइप इंट, क्योंकि मेरे को आंसर बताना है कि विद गिवन वेट एंड गिवन नंबर ऑफ आइटम्स मैं मैक्सिमम क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वैसे है, इसके वेट एरे भी है एंड वैल्यू एरे भी है, इसके साथ पास किया बट मैंने लिखा नहीं है, तो ये सम आइटम्स है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ही हम रिकर्शन को खोलते हैं, सबसे पहली चीज बेस कंडीशन हमने लिख ली थी, तो बेस कंडीशन हम इधर लिख लेते हैं। तो बेस कंडीशन मैंने लिख ली, उसके बाद बेस कंडीशन अगर है तो इधर से रिटर्न हो जाएगा। अब अगर बेस कंडीशन नहीं है तो आई हैव टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो सिंपली क्या है कि इसमें मैं वन लाइन कर सकता हूँ क्या, एक ही लाइन में हो जाएगा मेरा क्या, मेरे को या तो इसकी वैल्यू चाहिए या इसकी वैल्यू चाहिए, बट इतना सा है सिर्फ कि मेरे को जब इसको कॉल करना है ना, मेरे को ये देखना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि वेट कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो अगर मेरा जैसे अभी टोटल वेट है 6, तो मेरा भी जो एलिमेंट मेरे को डिसाइड करना है, तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो है 8, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि मैं 8 को इंक्लूड ही नहीं करूंगा, वहां पे सीधा सीधा ही एक्सक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरा वेट अगर मैंने इंक्लूड कर लिया तो वेट मेरा नेगेटिव में चला जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर ये जो क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, उस एलिमेंट को इंक्लूड करने की या एक्सक्लूड करने की। बट अगर ये लेस देन 0 बन जाए तो मैं उस एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं करूंगा, तो मेरे पास सीधा एक ही चॉइस है एक्सक्लूड करने की। समझ आया? तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे को चेक क्या करना था कि इस चीज को, वैसे तो मैंने दो सब प्रॉब्लम्स बनाई है, बट अगर ये लेस देन 0 बन जाएगा तो वो एलिमेंट सीधा सीधा ही एक्सक्लूड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इफ वेट माइनस WT ऑफ n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे को डिसाइड करना है कि उसको इंक्लूड करूं या एक्सक्लूड करूं। बेस कंडीशन होगी, हटाओ। तो मैं क्या कर दूंगा, मैक्सिमम ऑफ दीज टू, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ दीज टू, मैक्सिमम ऑफ पहली थी नैपसैक इंक्लूड करके, n-1 छोटा n था ना, छोटे डाल देते हैं। कई बार ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे छोटा n है, यहाँ पे बड़ा n है, यहाँ पे मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत मिसस्पेल्ट हो गया, तो आप सेम कोड लिख के रन करते हो, फिर मतलब कमेंट्स आते हैं कि कोड नहीं चल रहा। तो यार बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इट्स नॉट अबाउट कि एग्जैक्ट कोड आपको देना है, तो कैसा फ्लो हो रहा है वो सब आपको बताना होता है। तो कोड एग्जैक्टली कॉपी ना किया करो। तो मतलब देख लिया एक बार,
देखने के बाद खुद करो, ये कोड मत लिखो। तो knapsack ऑफ n-1 एंड वेट ऑफ n-1, ये था मैंने इंक्लूड किया तो मैंने इसका जो आंसर आया साथ में वैल्यू ऐड कर दी n-1 की, क्योंकि हमने एलिमेंट को इंक्लूड किया। अगर नहीं किया तो दूसरी वैल्यू, ये मैक्सिमम पहली वैल्यू होगी, ये दूसरी वैल्यू होगी, knapsack ऑफ n-1 एंड w। ठीक है, तो अगर तो ये थी, ठीक है, तो मैं अगर मेरा करंटली एलिमेंट वेट से कम या इक्वल है, ठीक है नहीं बोलना, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि या उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। बट अगर ये चीज नहीं है, मैं क्या कि सीधा सीधा एक्सक्लूड करूंगा, एल्स भी क्यों लगाना, रिटर्न इधर ही हो जाएगा। तो मैं इधर सीधा लिख सकता हूँ रिटर्न knapsack ऑफ, क्योंकि मेरे को सीधा ही एक्सक्लूड करना है, आई डोंट नीड टू इंक्लूड दैट, क्योंकि उसका वेट, क्योंकि वेट से ज्यादा है वो आइटम। तो इधर आ जाएगा n-1 एंड w। तो ये था मेरा सिंपल रिकर्सिव कोड ऑफ knapsack। ठीक है, छोटा सा कोड है। अब इसको डीपी में कैसे कन्वर्ट करें? तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है या डीपी में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आप अच्छे से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। डीपी में क्या होगा कि जैसे मैंने ये प्रॉब्लम को कैलकुलेट इधर किया, कहीं किया, तो दोबारा भी वो कहीं इधर दोबारा कैलकुलेशन के लिए आ सकती है, जैसे मैंने पहले दिखाया। तो क्या है कि जब मैं प्रॉब्लम को, मैं क्या है कि एक स्टोर कर लूंगा कहीं, हर एक सब प्रॉब्लम का जो वैल्यू है ना मैं सॉल्व कर लूंगा। तो इसे कह दिया मैंने डीपी टेबल, कि मैं इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा। अब क्या है कि डीपी टेबल की डायमेंशंस क्या होंगी, कि देखो मेरी जो डायमेंशंस है ये क्या, कहां से कहां जा रही है। मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, तो मतलब क्या है कि मेरा 2D डीपी बनेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स पे मेरा डिपेंड कर रहा है सब कुछ। 2 डायमेंशनल बनेगा। तो क्या था, मेरी n की लिमिट क्या थी, 0 हो सकता है, 0 बेस कंडीशन है, 0 से लेके n तक हो सकता है, मतलब शुरू में जो n होगा। और ये क्या हो सकता है, 0 से लेके w तक वेट। तो क्या है कि मेरे को इसके अंदर अंदर जो भी सब प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है, n 0 से लेके n तक मेरे को सारी वैल्यूज चाहिए, और वेट भी मेरा 0 से w तक कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर अंदर की मेरे को सारी सब प्रॉब्लम चाहिए। तो मैं क्या है कि 2 डायमेंशनल एक एरे ले लिया, तो यहां से जा रहा है 0 से n, और ऊपर से जा रहा है 0 से लेके w तक। इसके अंदर क्या है कि मेन मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मेन मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मेरे को क्या है कि सब प्रॉब्लम्स को मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या है कि मेरे को सारी सब प्रॉब्लम्स चाहिए, कि जितना जितना 0 से लेके n तक, n वेरी कर रहा है, w 0 से w तक, इसके बीच में कोई भी सब प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इधर n-1 हो गया, वेट कुछ और हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को ये सारी वैल्यूज स्टोर करानी होगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक डीपी टेबल बना लिया। अब क्या है कि इस पे 2 चीजें करूंगा मैं। सबसे पहले तो इसको -1 सभी को कर दूंगा, कर दिया मान लो, ठीक है, किया नहीं सारा, बट मान लो कि मैंने ये सारा -1 कर दिया। ये इसलिए किया है ताकि इट एक्ट एज रेफरेंस की अभी मैंने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व की है कि नहीं। तो जैसे ही मैं knapsack के अंदर गया, मैंने सब प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू किया, जैसे इधर था मेरा 3 2, वैसे ही रेफरेंस के लिए, तो आगे भी पेरेंट, मान लो कि मैंने जो ट्री बन रहा था रिकर्सिव रिलेशन, इधर 3,2 की वैल्यू कैलकुलेट की, मतलब 2 आइटम से मेरे को वेट बनाना था 5, और सिमिलरली इधर भी मेरा कुछ वैसा ही बन गया कि 2 आइटम से मेरा वेट बनाना था 5। तो मैंने अगर ये पहले कैलकुलेट की हुई, तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले कैलकुलेट करके स्टोर करा दूंगा वैल्यूज। तो मतलब जैसे ही मेरी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, तो मैं क्या है कि सबसे पहले उसे स्टोर करा दूंगा। तो मैं रिटर्न का मतलब क्या है कि मैंने ये वाली प्रॉब्लम कैलकुलेट कर ली है n,w की, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, जस्ट बिफोर रिटर्निंग मेरे को वो वैल्यू असाइन करनी है इस डीपी टेबल में। मैं कर दूंगा रिटर्न डीपी ऑफ n,w इक्वल टू मैक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, सबसे पहले असाइनमेंट करेगी। तो ये क्या करेगी, जाके सबसे पहले इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू रिप्लेस कर देगी। जैसे इसका आंसर है 10,
तो वो 10 इधर ही प्लेस कर देगी वैल्यू, बाद में वो रिटर्न कर देगी जो इस डब्बे में है, ठीक है, मतलब 10 रिटर्न कर देगी। तो वो क्या है कि हमने स्टोर करा दी वैल्यूज। सिमिलरली इधर भी, तो जैसे ही मेरा आंसर आएगा, आंसर आने से पहले मैं उसकी वैल्यू स्टोर करा लूंगा। अब ये तो हो गया स्टोरिंग वाला स्टेप। तो या तो मेरे पास दो कंडीशंस हो सकती है कि या तो सब प्रॉब्लम पहले कैलकुलेटेड है या नहीं, ठीक है। तो अगर सब प्रॉब्लम पहले कैलकुलेटेड है तो क्या है कि मेरे को यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो मैं कहां चेक करूंगा, इधर कहीं कर लेते हैं, ठीक है। बेस कंडीशन के बाद, बेस कंडीशन के बाद, बेस कंडीशन के ऊपर नहीं कर सकते, कि नहीं कर सकते, बेस कंडीशन के बाद सही रहता है। बेस कंडीशन के अगर मैं ऊपर करूंगा तो क्या होगा, कल नीचे करते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं इसका। तो मैं क्या है कि सबसे पहले क्या करूंगा, चेक करूंगा कि वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं कि नहीं। तो क्या है कि जैसे मैंने डीपी ऑफ एनडब्ल्यू कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे गया, तो मैंने चेक किया कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर तो इधर -1 के अलावा कोई वैल्यू हुई, मतलब मैंने वो सब प्रॉब्लम पहले ही कैलकुलेट कर दी है, मेरे को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर दूंगा मैं, इफ डीपी ऑफ एनडब्ल्यू इट इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब वो मैंने सब प्रॉब्लम पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, तो मैं सिंपली वहीं से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न डीपी ऑफ एनडब्ल्यू। मेरे को फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पहली चीज है चेक, अगर तो सही है, मतलब इधर कुछ वैल्यू है, तो क्या है कि वो वैल्यू मैं वैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं तो क्या है कि मैं उसको कैलकुलेट करूंगा रिकर्सिव रिलेशन से, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं स्टोर कर दूंगा। तो दो ऑपरेशंस होते हैं डीपी टेबल पे, एक चेक एक स्टोर, ठीक है। चेक शुरू में करते हैं, स्टोर एंड में। अब क्या है कि ये चीज मैं इधर कर सकता था, कर सकते थे शायद, ट्राई करके देख लेना। अगर ऊपर मैं कर देता तो मेरी बेस कंडीशंस एग्जीक्यूट होती या नहीं होती। अगर इसको मैं ऊपर करता तो 0,0 पे भी, हाँ ऊपर भी कर सकते थे, बट क्या है कि बेस कंडीशन की बात रखते हैं, तो रिकर्शन में सबसे पहले बेस कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेमोराइजेशन वगैरह जो हमने किया वो चेक कर लिया, ठीक है, अगर है तो, नहीं तो कैलकुलेट की सब प्रॉब्लम। अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम, देखो हम कितनी सब प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने इस पॉइंट पे थे, ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारा जैसे मान लो कि -1 था, तो हमारा आंसर नहीं आया, तो हमें क्या था, दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे -1 था, तो मान लो कि यहाँ पे गया, ये था मेरा एक्सक्लूड की स्टेट, और ये थी मान लो कि मेरी इंक्लूड की स्टेट। n से वही जा रहा है ना, n से n-1 पे, ये n था, n से n-1 पे दोनों में, ठीक है। और वेट क्या था, इसमें क्या था, वेट जो था वही उतना ही है, इसमें क्या था, वेट से कम हो गया। तो ये इंक्लूड की स्टेट थी, एक्सक्लूड की। मान लो कि यहाँ पे मेरा आंसर होता 4, यहाँ पे आंसर होता मेरा 5, तो 4 और 5 में जो बड़ा है वो वैल्यू इंक्लूड कर करके, तो वो फिर रिटर्न करता, वो फिर इन दोनों से जो बड़ा था 5 + 2 जैसे मान लो 7, तो वो 7 इधर आ गया, फिर 7 स्टोर किया, फिर वापस चला गया, तो ऐसे फ्लो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है कि मैं हर एक सब प्रॉब्लम को एक बार सोल्व कर सकता हूँ, मैक्सिमम हर एक प्रॉब्लम को मैक्सिमम एक ही बार सोल्व कर सकता हूँ। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि आई हैव टू, मेरे को O ऑफ n स्क्वायर से ज्यादा सब प्रॉब्लम सोल्व नहीं करनी। तो सब प्रॉब्लम जो है वो सोल्व, इधर से मैंने सब प्रॉब्लम सोल्व की तो दो सब प्रॉब्लम सोल्व होगी, फिर ऐसे करते करते मान लो कि सारी सब प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो एट मैक्स n स्क्वायर सब प्रॉब्लम्स ही होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी B होगी O ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों लिखना है, ऑफ n इंटू W, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, ऑफ n इंटू W, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, सेम साइड नहीं है, n नहीं है ना, NW। तो दिस वाज ऑल अबाउट, नहीं दिस वाज ऑल अबाउट नहीं, इसी में मैं इसकी टॉप डाउन था ना ये, हाँ टॉप डाउन था, बॉटम अप भी इसी में कर देता हूँ, ठीक है, सेपरेट वीडियो क्यों बनानी। तो अब था ये मेरा पहला अप्रोच था मेरा टॉप डाउन। अब क्या कि टॉप डाउन को ही मैं बॉटम अप बना दूंगा, मैं इसी कोड में चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि क्या किया मैंने, मतलब कैसे टॉप डाउन को बॉटम अप में हो सकता है। मैं इसी में चेंज कर दूंगा।
तो देखो बॉटम अप जो होती है, बॉटम अप, हाँ, उसमें क्या है कि हम छोटे छोटे इनपुट्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या था कि मेरे को इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, मतलब बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी थी W एंड N की, तो मैंने उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। मान लो जैसे N-1 एंड W माइनस वेट ऑफ N-1, या मैंने इसको डिवाइड किया था N-1 एंड W में। तो मैंने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी में की थी। दूसरा वे क्या है कि मैं छोटी छोटी कैलकुलेट करूं, और क्या है कि वो जब मैंने कैलकुलेट कर ली तो मैं बड़ी पे जब जाऊंगा तो मेरी पहले ही छोटी छोटी कैलकुलेटेड है ना, तो वो मेरी बॉटम अप अप्रोच रहती है। मतलब आप उसको इस वे में ना समझो, आप उसको समझो कि टेबल बनाना है। तो इसमें टेबल मेरा कैसे बन रहा था कि इस पॉइंट पे था मैं, तो ये थी मेरी एक्सक्लूड की स्टेट, ये थी इंक्लूड की, तो इस पॉइंट से मैं ऐसे जा रहा था या ऐसे जा रहा था। मतलब मैं दिखने में टेबल में बॉटम अप ये है टॉप डाउन, क्योंकि रिकर्शन में टॉप डाउन लग रही थी ना। तो इसमें क्या था कि मैं मेरा फ्लो ऐसे रह रहा था, बट मैं फ्लो ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि पहले मैं ये कैलकुलेट कर लूँ, फिर ये कैलकुलेट कर लूँ, फिर यहाँ पे जब आऊँ तो मैं इन दोनों से कैलकुलेट करूँ। आई होप कि रिलेट कर रहे हो। तो ये मेरा क्या है यार, कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो ये मेरा टॉप डाउन नहीं, ये मेरा बॉटम अप है, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट्स को यूज करके बड़ा पार्ट बना रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स। तो इस वे में कैलकुलेट कैसे करता है, ये सिंपल है कि आप डीपी टेबल में देखो कि रिकर्सिव रिलेशन के बाद आपको कैसे फिल करना है। तो डीपी टेबल तो इसमें वैसे ही रहेगा, ये 0 से लेके n तक, ये 0 से लेके w तक। उसमें क्या था, हम स्टार्ट यहाँ इस पॉइंट से कर रहे थे कि इस पॉइंट पे अगर आंसर है तो रिटर्न कर दो, नहीं तो उसकी सब प्रॉब्लम्स पे जाओ। इसमें क्या था कि हम इसमें एंड पे पहुंचेंगे, तो एंड पे पहुंचेंगे तो इसमें क्या होगा, जो बेस कंडीशंस है वो हम पहले ही फिल कर लेंगे। आइटरेटिव है, मेरे को कोई रिकर्शन नहीं लगानी। तो बेस कंडीशन मेरी क्या थी, w इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 0, रिटर्न 0। तो मेरे को क्या था, एक तरह से टेबल ही फिल करना था ना, तो स्पेस कैसे चेंज करूं। तो मतलब मेरे को क्या था कि ये चीज 0 फिल कर देनी थी यहाँ पे सारा। बेस कंडीशन थी, बेस कंडीशन पहले फिल कर देते हैं, ठीक है हम। तो बेस कंडीशन फिल कर देंगे। चेकिंग वाला तो पार्ट नहीं आएगा, चेकिंग वाला पार्ट तो मेमोराइजेशन में ही आता है, ये चीज आएगी। तो मतलब क्या था कि मेरे को डीपी टेबल फिल करना था सारा। तो मेरी लूप क्या लग रही थी, मैं दो वेरिएबल ले लिए आई एंड जे, इंट आई एंड जे। तो मेरे को क्या था, पूरा डीपी टेबल फिल करना था। तो मैं लूप लगाऊंगा आई को 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस, और जे कितना वेरी कर रहा था, कॉलम 0 से w तक। ये मैं रब नहीं करना चाहता, कर देते हैं यार, बाद में देख लीजिए। और ये क्या था, फोर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इक्वल्स टू w, जे प्लस प्लस। मेरे को पूरा डीपी टेबल फिल करना था। पहली चीज क्या थी, मैंने बेस कंडीशंस को फिल करना था। तो बेस कंडीशन क्या आ जाएगी मेरी, इफ w इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 0, dp ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। तो अगर ये है ठीक है, नहीं तो क्या है कि मैं वही कंडीशन चेक करूंगा। तो एल्स इफ, जो इसकी कंडीशन थी, इसकी कंडीशन क्या थी, वेट माइनस वेट ऑफ n-1 था ना, इधर n-1 ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम डीपी टेबल को ऐसे फिल कर रहे हैं। ऐसे क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो सब प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से ये था n था, ये w था। इस पॉइंट से मेरी दो सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये n-1 एंड w पे, मतलब इस पॉइंट का आंसर मेरा डिपेंड कर रहा था स्टेट पे, एंड n-1 w माइनस डब्ल्यू टी ऑफ n-1। तो इस पॉइंट पे मतलब ऊपरली रो में एक जस्ट ऊपर और एक इधर, दो पार्ट्स में डिपेंड कर रहा था। तो मैं क्या है कि ऐसे ही फिल करूंगा ताकि मैं इस पॉइंट पे जब आऊं तो मेरा ये और ये पहले ही फिल्ड हो। तो इस तरह से फिल करूंगा। तो जब मैं इस तरह से फिल कर रहा हूँ तो इस किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ ना, तो वो दैट प्रॉब्लम भी आई कॉमा जे। मैं अभी एंड में नहीं जा रहा, एंड वाली प्रॉब्लम बाद में सोल्व करूंगा। तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे जब मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ तो दो प्रॉब्लम्स पे डिपेंड होगा, i-1 एंड j। और दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब i को मैं j था ना, इसको n की जगह मैं i कर दूंगा। तो n की जगह हो गया i, इधर मेरा हो गया i, और ऊपरली प्रॉब्लम क्या थी, i-1 एंड w की जगह हो गया मेरा j। क्योंकि ये मेरा इंटरमीडिएट हम सब प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना,
तो वेट की जगह हो जाएगा मेरा जे, वेट की जगह हो जाएगा मेरा जे, और मेरा क्या हो जाएगा, एन की जगह हो जाएगा मेरा आई। ठीक, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स को डिनोट करें, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इफ जे माइनस वेट ऑफ एन माइनस वन था ना, आई माइनस वन आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब मैं उस केस में क्या कर दूंगा, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू मैक्स ऑफ नैपसेक ऑफ एन की जगह आ गया मेरा आई, और डब्ल्यू की जगह आ गया मेरा जे, एन की जगह आ गया मेरा आई, और एन की जगह आ गया मेरा आई, एन की जगह आ गया मेरा आई, नहीं मुझे सब पार्ट में थोड़ी डिवाइड करना था। तो क्या हो गया, डीपी ऑफ आई जे है मेरे पास, दो प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रहा था, तो ये हो गया मैक्सिमम ऑफ, ऊपरली प्रॉब्लम क्या होगी, डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे, क्या था, एन माइनस वन एंड डब्ल्यू था ना, एन को मैं डब्ल्यू जा रहा था, एन माइनस वन एंड डब्ल्यू में, एंड एन माइनस वन एंड डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी ऑफ एन माइनस वन, ये थी ना, तो ये थी होगी, एन की जगह मैंने कर दिया आई, और डब्ल्यू की जगह कर दिया जे, तो एक सब प्रॉब्लम ये होगी, ये एक्सक्लूड की मैंने पहले लिख दिया, इंक्लूड की क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ एन की जगह मेरी आई माइनस वन, डब्ल्यू की जगह आ जाएगा मेरा जे माइनस वेट ऑफ आई माइनस वन प्लस वैल्यू ऑफ आई माइनस वन, वैल्यू ऑफ एन माइनस वन था ना इसमें, तो इधर आएगा वैल्यू ऑफ आई माइनस वन, तो ये कर दिया मैंने, ये भी नहीं है, मैंने दो चीजें लिखी ना, एक इफ एल्स इफ, लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा एल्स, एल्स में क्या आ जाएगा, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू डीपी ऑफ एन की जगह आ जाएगा मेरा आई माइनस वन एंड डब्ल्यू की जगह हो जाएगा जे। तो ऐसे करते करते क्या है कि मैं सारा डीपी टेबल फिल कर दूंगा, तो जब ये मेरी पूरी लूप चल गई तो मेरा सारा डीपी टेबल फिल हो गया, तो एंड में मेरे को पता है कि मेरा ये रिजल्ट है, तो मैं मेन प्रॉब्लम को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन डब्ल्यू। तो बस ये था कि मतलब इस पॉइंट पे मेरा क्या था, खाली एरे था, इस पॉइंट पे क्या था, मेरा एक एलिमेंट था, इस पॉइंट पे मेरा क्या था, दो एलिमेंट था, मतलब एक और एलिमेंट ऐड हो गया, तो मैं उस पॉइंट पे डिसीजन ले रहा था। ये चीज का मतलब क्या है कि डीपी ऑफ आई जे का मतलब क्या है कि मेरे पास अभी जस्ट लास्ट एलिमेंट आया, जैसे 1 एंड 2 आया, ऊपर था 1, ठीक है, एन की वैल्यू थी यहाँ 1, यहाँ थी एन की वैल्यू 2, तो जैसे ही मेरे पास 2 एलिमेंट आया, लास्ट एलिमेंट आया, तो इसका क्या हो गया, मेरे को 2 के लिए डिसाइड करना था कि 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं, तो अगर तो 2 को नहीं इंक्लूड करना, तो क्या था कि मेरा इतने से जो आंसर आ रहा था वही मेरा फाइनल आंसर है, कि मैंने 2 को यूज ही नहीं किया, तो 2 को यूज किए बिना जो मेरा सब एरे बन रहा है, तो उसका जो आंसर है वही मेरा फाइनल आंसर है, तो ये होगी मेरी एक्सक्लूड की स्टेट। तो इंक्लूड किया तो मैंने क्या हुआ, मेरा जो टोटल वेट था, टोटल वेट कम हो गया ना, मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, तो 2 को मैंने इंक्लूड कर दिया, तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट से बनाना चाहता था 5, तो 2 को इंक्लूड कर दिया, तो इन दोनों से सिर्फ 1 से बनाना चाहूंगा 3, तो मतलब बहुत आगे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी वही है। इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं हम ध्यान से देखें तो हम किसी भी एलिमेंट पे थे, तो किसी भी एलिमेंट पे हमारे पास दो ही चीजें चाहिए थी, मतलब डीपी ऑफ आई जे मेरे को कैलकुलेट करना था, तो मेरे को क्या था, इधर आई माइनस वन था, इधर भी आई माइनस वन था, मतलब मेरा ऊपरली रो से कैलकुलेट हो रहा था बस। मैं अगर इस पॉइंट पे हूं तो मेरा इस पॉइंट पे और इधर कहीं पॉइंट पे ये मेरे को ये दो वैल्यूज चाहिए थी बस, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो अगर मैं सिर्फ दो ही रोज लूं, मैं दो ही रोज लूं कि मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरे को इसकी भी और इसकी वैल्यू पहले ही पता हो, तो मैं क्या है कि ये सारी रो फिल कर दूंगा, फिर क्या है कि इस रो को स्वैप कर दूंगा ऊपर, ताकि फिर मैं अगली रो बना सकूं। जैसे मान लो ये 0th रो थी, फर्स्ट रो थी, पहले मैंने फर्स्ट रो कैलकुलेट कर दी, फिर फर्स्ट रो को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, फिर फर्स्ट रो को ऊपर पहुंचा दिया, फिर मैंने सेकंड कैलकुलेट कर दी, फिर सेकंड को ऊपर पहुंचा दिया, फिर मैंने थर्ड कर दी, तो मैं क्या है कि स्पेस इसमें कम कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि मेरी जो स्पेस है, इस क्वेश्चन में स्पेस क्या थी मेरी, ऑफ एन डब्ल्यू, बट मैं इसको कम कर सकता हूँ, तो मैं इसकी स्पेस क्या कर सकता हूँ, ऑफ एन
एन नहीं, ऑफ 2W कर सकता हूँ, तो बट 2W को 2 रिमूव कर दिया, ठीक है, ऑफ W बची, तो इसकी स्पेस ऑफ W भी हो सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सेम है ऑफ एंड W, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।